रावण के रूप में दिखा दिया गया मैम। सोशल मीडिया पे युद्ध शुरू हो गया 2024 से पहले। मैंने आपको वो पोस्टर दिखाया है और मैं आपके माध्यम से दिल्ली देश के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जिन श्री राहुल गांधी में भाजपा को आज रावण दिख रहा है, क्या देश के लोगों को भी उस राहुल गांधी जो 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं, जो कन्याकुमारी से कश्मीर के लाल चौक तक तिरंगा लहराते हैं, जो अपनी यात्रा में दलित, आदिवासी, पीड़ित बहनों को, किसानों को मिलते हैं, क्या उन्हें भी उसमें रावण दिखता है? या भाजपा की इस तरह की घृणित हिंसक राजनीति को आप नकारते हैं? ये दिल्ली और देश के लोगों को अब तय करना है, क्योंकि 1946 का एक पोस्टर जिसमें आपने देखा सावरकर, गोडसे और ये सब लोग बापू को रावण में दिखाते हुए तीर छोड़ रहे हैं, और 46 का पोस्टर 47 में गोडसे बापू की हत्या कर देते हैं। मैम सिर्फ एक फोटो वायरल नहीं हुई है, उस पे कोट्स भी लिखे गए हैं, और सबसे जो भयानक कोट है उस पे ये लिखा गया कि भारत को बर्बाद करना चाहते हैं राहुल गांधी। आपने बहुत बड़ी बात की, मैंने पोस्टर का जिक्र किया, सही कहा। उसके नीचे जो भाजपा ने लिखा है, जो हिंसा के लिए, हमें मालूम है भाजपा के अंदर नफरत और जहर से भरे हुए बहुत से गुटसेवादी आज भी जिंदा हैं, और बिल्कुल उन्हें ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि जैसे आपने गांधी की हत्या करके अपना जो है हिंदू धर्म या देश को बचाया है, उसी तरह अभी भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि राहुल गांधी की भी वही अंजाम होना चाहिए। कैसे कह रही हूँ, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, हम सबने गांधी जयंती मनाई। G20 के राष्ट्र अध्यक्ष जो आए थे, गांधी की बापू की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन 2 अक्टूबर को पूरी भाजपा, RSS, उनसे जुड़े हुए लोग जो गोडसे समर्थक हैं, गोडसे क्या ट्रेंड करते हैं, गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड करते हैं। तो ये चिंता हम सबकी है। आप पत्रकार साथियों से पूछूंगी, आप बचे हुए हैं क्या? YouTube चैनल्स के ऊपर अब भाजपा, प्रधानमंत्री जी की भी नजर है, अपना भी चैनल खोल लिया, अपील कर रहे हैं कि बेल आइकॉन दबाइए, और मणिपुर बेल आइकॉन दबाई जा रहा है, घंटी बजा रहा है, प्रधानमंत्री जी की नींद ही नहीं खुल रही है ना। सो हमला लोकतंत्र पर है। मैंने तभी अपने भाषण में भी कहा कि बात अगर कांग्रेस मुक्त भारत तक होती सीमित, हमला सिर्फ गांधी पर होता, हमला सिर्फ राहुल गांधी पर होता, तो शायद आप भी मंजूर करते, हम भी। पर अब ये हमला सिर्फ गांधी, राहुल, कांग्रेस पर नहीं है, ये हमला देश के लोकतंत्र पर है, संविधान पर है, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर है, हम सब पर यह हमला है। और अब ये लड़ाई हम सब की मिलकर बन जाती है 24 की। उन्होंने देखा ना कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री अपनी चुनावी जनसभाओं में झूठ बोल रहे हैं और सोच रहे वो बच के निकल जाएंगे, और आप लोग लगातार इतिहास के पन्नों से सच्चाई लाकर कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा था, जो प्रधानमंत्री जी एक अल्पसंख्यक समूह के ऊपर टारगेट करके उन्हें कह रहे हैं। उनका पूरा भाषण बहुत से यूट्यूब चैनल्स आप लोगों ने दिखाया कि प्रधानमंत्री जी के दावों की जो है इस तरह से पोल खोली। तो मुझे लगता है आप अपना धर्म निभा रहे हैं, विपक्ष के तौर पर हम अपना धर्म निभा रहे हैं, और ये अधर्म के खिलाफ धर्म का एक युद्ध है देश में, जिसमें स्वाभाविक है अधर्म हारेगा। आज कांग्रेस जाति जनगणना का समर्थन कर रही है, लेकिन क्या वजह रही जो 2011 के आंकड़े सामने पेश नहीं कर पाई थी कांग्रेस? नहीं, देखिए, मुझे लगता है इस देश में मेरा राज है और मैं सबके साथ न्याय कर रहा हूं, लेकिन जब मेरा राज जाता है तो मुझे लगता है कि अब न्याय नहीं हो रहा, अब भेदभाव हो रहा है। वो कैसे? राहुल गांधी जी ने बताया कि 90 मुख्य सचिव जो प्रशासन में केंद्र सरकार में मात्र 3 OBC हैं, तो जरूरत महसूस की जाती है कि भाजपा देश में है, भाजपा डबल इंजन की सरकारें बहुत जगह हैं जो लोगों का हक मार रही हैं, इसलिए और जरूरत महसूस होगी कि जातीय जनगणना। बिहार के आंकड़े आ गए, आज प्रियंका गांधी जी ने छत्तीसगढ़ में घोषणा कर दी है, कर्नाटक, हिमाचल की सरकार भी जल्द काम शुरू कर रही है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में वापसी के बाद मध्य प्रदेश में हम सबसे पहले जातीय जनगणना कराएंगे, नंबर 1 काम, और जिसका जितना हक है, जिसका जितना अधिकार है, उसे वो सम्मान हम देंगे, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि ये सरकार जो है वो संघ RSS की शह पर OBC, दलित, SC का अधिकार लगातार छीन रही है, जिसके उदाहरण हमने पेश किए। करवा सकता तो राजस्थान ने क्यों नहीं करवाई? नहीं, आपको मालूम है बिहार ने करवाया, फिर क्या हुआ? मामला कोर्ट में पहुंचा, बहुत बार कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगाई, केंद्र ने पाबंदी लगाई, बिहार की जनगणना के खिलाफ केंद्र सरकार कोर्ट में हल्फनामा देती है, पर जब लगता है कि कोर्ट फेवर में फैसला दे सकता है तो अपना हल्फनामा वापस लेने का ड्रामा भी किया गया। तो बहुत सी अड़चने थी, लेकिन केंद्र में पूर्ण बहुमत की 10 साल जब भाजपा की सरकार थी, हमें लगा न्याय होगा, और उतना ही अन्याय हुआ है। अब हम कह चुके हैं, अगर महिला आरक्षण की भी बात करेंगे, राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया है, 24 में सरकार इंडिया समूह की बनते ही सबसे पहले महिला आरक्षण कानून लागू होगा,
ओबीसी महिलाओं को हक दिया जाएगा। और 24 में के बाद सबसे पहले चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा का है। महाराष्ट्र और हरियाणा की विधानसभाओं में आप 33% महिलाओं को ओबीसी अधिकार के साथ लड़ते हुए और विधानसभा में पहुंचते हुए 24 में ही देखेंगे, और ये कांग्रेस करेगी। एक लास्ट सवाल है मैम, जिस तरह से एक लास्ट पत्रकारों को जिस तरह से जो डराया जा रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है वो मीडिया है। उस मीडिया में जो आपके सामने झुक गए, आपके समझौते कर लिए, आपसे सवाल करने बंद कर दिए। प्रधानमंत्री जी आप ही लोगों से डर गए जो सवाल करने से बाज नहीं आ रहे थे, इसलिए 9 साल से प्रधानमंत्री जी को दोष मत दीजिए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उन्होंने शर्त रखी थी कि आप सवाल नहीं करेंगे, आप माने ही नहीं। आप मान जाते कि प्रधानमंत्री जी कोई सवाल नहीं करेंगे, जो आप कहेंगे बस वही दिखाएंगे, तो शायद प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी होती। तो इसलिए, लेकिन कुछ लोगों ने कहा हम सवाल नहीं करेंगे, जो आप सवाल लिख कर देंगे प्रधानमंत्री जी कि कौन सा टॉनिक पीते हैं, बटुआ कहां पर रखते हैं, आम कैसे खाते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के जो सवाल चाहते थे लिए उनको दिया है। नहीं, सवालों से डरते हैं वो, आपके सवालों से डरते हैं। गोदी मीडिया के सवालों से वो बिल्कुल नहीं डरते हैं। आप पूछिए ना आम कैसे खाते हैं, सोते कितने बजे, उठते कितने बजे, टॉनिक कौन सा लेते हैं, है ना, तो वो आपके सवाल पूछिए, ऐसे जवाब देंगे वो। ईडी जी की जिस तरह से कार्रवाई हो रही है विपक्षी सांसदों पर, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ईडी जी की नहीं, मैं वही कहने, आपने मेरे को लगा ईडी जी, क्योंकि हम सबको अब उनका भी सम्मान करना है, क्योंकि देश में जो अब सरकार है वो ईडी जी, सीबीआई जी, पुलिस जी, ये सब अब देश जो है संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं या जिनको बिठाया गया है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके चिट्ठे पिट्ठे प्रधानमंत्री जी के पास हैं, इसीलिए उनको उन पदों पे बिठाया गया है कि आपने अगर मेरी हाँ में हाँ ना मिलाई तो पद से तो जाओगे, पद से घर नहीं जाओगे, हटने के बाद जेल जाओगे। इसलिए संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड है। नहीं, साजिश क्या, ये तो किया ना उन्होंने। इंडिया समूह जब बना, पहली मीटिंग कहाँ हुई? पटना में 16 दल थे। दूसरी मीटिंग कहाँ हुई? बेंगलोर में 26 हो गए। और बेंगलोर से मुंबई पहुंचते पहुंचते एनसीपी शिवसेना पर हमला होकर 2 फाड़ किया, जिन्हें अजीत पवार को प्रधानमंत्री जी जनसभाओं में भ्रष्ट बता रहे थे, उन्हें उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, सारे मामले खत्म हो जाते हैं। अभी आपको बताया 94% मामले ईडी के मात्र विपक्षी सरकार और उनके नेताओं पर ही हैं। देश में 10 साल में कोई भी ऐसा जहां भाजपा की सरकार हो और भाजपा का मंत्री हो और उसके घर ईडी की रेड हो रही है और पकड़ाव, आपने सुना 10 सालों में पूरी भाजपा दूध की धुली हुई हो गई, और सारा जो है ईडी का जो खेल है, सीबीआई ईडी, उन सब का वो है। और मैं कहूँगी ईडी सीबीआई से कि 4 महीने की ये सरकार है बस, और जो संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हैं, संविधान की शपथ आपने ली है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, ये 4 महीने के लालच में मत आए। जो संवैधानिक शपथ ली है, जो संविधान और आपका पद कहता है, बिना डरे देश के लिए गद्दारी मत करिए। आपकी भी उतनी ज़रूरी देश की सरहदों के भीतर संवैधानिक पदों पर बैठकर जिम्मेदारी बनती है जितनी सरहद पर खड़े देश की सुरक्षा करने वाले हमारे जवानों की है। हम आपको उन्हें एक जैसा देखते हैं। वो सरहद पे खड़े होकर गोली खा के माँ भारती को बचा रहे हैं, हम सबको सुरक्षित भाव दे रहे हैं, हम अपने घरों में सो रहे हैं, उतनी ही माँ भारती या पूरा देश आपसे उम्मीद करता है कि आप भी करें। लेकिन दुख की बात है कि कंप्रोमाइज्ड है हमारी संवैधानिक संस्था। बहुत